नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर हम जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करें, राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूत शासकों के बारे में और राजपूत राज्यों के बारे में हमने पढ़ा। अब उसके पश्चात हम जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ें। जीवन पद्धति और आदर्श के हिस्से अगर बात की जाए, उनके त्यौहार और रीति रिवाज रहते हैं। किसी भी जाति के जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में जानने से पहले हमें उनके जो रीति रिवाज है, परंपराओं, उनको जानना जरूरी होता है। और इसके अलावा जो त्यौहार मनाने की परंपराएं या अन्य कोई परंपराएं हैं, जिससे हमें उनकी जीवन पद्धति के बारे में क्या चलता है, पता चलता है। जिसके तहत हमने देखा कि राजपूतों की जीवन पद्धति में जो रीति रिवाजों की बात की जाए, जिसके तहत हमने सगाई के संबंध में उनके रीति रिवाजों के बारे में पिछली क्लास में बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं उनके विवाह संबंधी रीति रिवाजों। सामान्यतः हम देखेंगे वर्तमान समय में वही रीति रिवाज हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। सगाई से संबंधित हमने बात की थी पिछली क्लास में। राजपूत शासकों की अगर बात की जाए, राजपूत शासनकाल के दौरान जो बात की जाए, राजपूताना जो राजस्थान में राजपूतों का शासन रहा, उस वक्त जो सगाई से संबंधित रीति रिवाज हमने देखा, किस तरीके से एक शासक के द्वारा दूसरे शासक के पास नारियल भेजकर सगाई की जाती। अगर किसी शासक के कोई पुत्री होती और या कोई बहन होती, तो उसका विवाह करने से पूर्व जो सगाई की जाती थी, सगाई की परंपरा के तहत जिसके पुत्री होती थी, उसकी तरफ से जो वर पक्ष के पास जो नारियल भिजवाया जाता था। और नारियल के साथ हमने देखा किस तरीके से चांदी के मंडे हुए नारियल है, रत्न जड़ित नारियल है, सोने से जो मंडे हुए नारियल है, ये पहुंचाए जाते। उसके साथ में जो भेंट और उपहार भी पहुंचाए जाते, वस्त्र आभूषण और सूखे मेवे वगैरह, मिठाइयाँ, हाथी घोड़े पहुंचाए जाते थे। और उस शासक के द्वारा जो उस नारियल को स्वीकार करके विवाह का जो रिश्ता तय कर दिया जाता। इस तरीके से सगाई संबंधी रीति रिवाज हमें राजपूतों में देखने को मिलते हैं। उस समय की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में भी देखो कि नारियल भेजने की परंपरा और प्रथा हमारे जो मूलतः अपने समाज में देखी जाए, तो नारियल भेज के जो पहली बार सगाई की जाती है, सगाई के दौरान वर और वधू दोनों को हाथ में क्या दिया जाता है, नारियल दिया जाता है, जिसे श्रीफल माना जाता है। ठीक है, शुभ फल माना जाता है। यही फल देकर जो सगाई संबंधित है, जो क्या है, जो रस्म को पूरा किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं विवाह संबंधित रस्म की। जैसे सगाई की तो हमने पिछली क्लास में विवाह, सगाई के पश्चात क्या होता है, विवाह होता है। विवाह की जो सामान्य प्रथाएं अपने प्रचलित है, वही प्रथाएं हमें उस समय देखने को मिलती है। हालांकि कुछ रीति रिवाज और परंपराएं थोड़ी हमें भिन्न देखने को मिलती है। समय के साथ वो रीति रिवाज और परंपराएं क्या धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। अब विवाह की बात की जाए तो विवाह के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। भारतीय संस्कृति के दौरान हमने देखा, वैदिक काल है या उसके पश्चात है, जो विवाह के जो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसके तहत 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। हालांकि आपकी इस पुस्तक में नहीं है विवाह की बात की जाए, जिसमें हमने बात की थी देव विवाह है, ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गांधर्व विवाह है और राक्षस विवाह है, पेशाच विवाह है। तो इस तरह के जो 8 विवाह है, उनके बारे में हमने, आसुर विवाह है, ये 8 विवाह है, इनके बारे में पढ़ा था हमने। किस तरीके से इस जो विवाह ये संपन्न किए जाते थे, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने जो फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसके तहत जो आपके भारतीय संस्कृति है, उसी का ये हिस्सा है, जिसमें हमने विवाह के टाइप्स पढ़े थे। तो 8 प्रकार हमें जो वैदिक काल के दौरान देखने को मिलते हैं। तो अब सम्मानित हम बात करते हैं राजपूत काल की। तो राजपूत काल के दौरान जो किस तरह के जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज प्रचलन में थे, तो हमने देखा कि सगाई होने के पश्चात विवाह हेतु जो सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, गणेश जी को भेजा जाता है। आज भी वर्तमान समय में यही परंपरा हमें प्रचलन में देखने को मिलती है। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर है, वहाँ गणेश जी है, वहाँ भेजा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं निमंत्रण सबसे पहले इन्हीं को मनाया जाता है। ठीक है, तो यही परंपरा हमें उस वक्त देखने को मिलती है कि उनके द्वारा जो विवाह हेतु जो निमंत्रण पत्र गणेश जी, हमने देखा कि जो सगाई के पश्चात लग्न भिजवा दिया जाता है वधु पक्ष के पास। किसके पास, वधु पक्ष की तरफ से जो वर पक्ष के पास जो लग्न भिजवाया जाता है, सफ़ेद पेज पे जो कुमकुम के छींटे लगाकर शुभ मुहूर्त निकालकर विवाह हेतु जो ज्योतिषी से, पंडित से पूछकर और जो
नाई के साथ भिजवाया जाता है, किसके पास, वर पक्ष के पास। और वहीं से जो बात की जाए कुमकुम पत्री, जो निमंत्रण पत्र भेजने शुरू कर दिए जाते हैं विवाह के, और सबसे पहला निमंत्रण पत्र किसे भेजा जाता है, गणेश जी को भेजा जाता है। अब विवाह के अंदर जितनी भी रस्म रीति रिवाज है उनके बारे में मूलतः वही रस्म और रीति रिवाज हमें सामान्यतः अभी भी देखने को मिलती है। तो विवाह से पहले 8 दिन पूर्व बान बैठाने की परंपरा हम भी देखते हैं। इस समय के पश्चात विवाह हेतु जो संगीत नृत्य की शुरुआत हो जाती है और मंगल गीतों, जो महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं, तो 8 दिन पूर्व बान बैठा दिया। अब वर्तमान समय की बात करें तो सुविधा अनुसार, किसके अनुसार, 4 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व, तो ये पंडित की राय से बान बैठा दिया जाता। पहले 8 दिन पूर्व बान बैठाने की परंपरा थी। और बान बैठाने के साथ ही एक जो बिंद्या जिसे बनाते हैं हम, ठीक है, बिंद्याक्या भी कहते हैं हम अगर देसी भाषा में बात की जाए, तो एक छोटे बच्चे को सामान्यतः जो लड़का जिसकी शादी हो रही थी उसके छोटे भाई को बनाया जाता है। उसके अलावा जो उसके परिवार में जो भी छोटा बालक होता है हम देखते हैं, वही परंपरा अभी भी देखने को मिलती है हमें। और उसके पश्चात वर वधू के जो क्या किया जाता था, पीटी लगाना। पीटी किसे कहते हैं, हल्दी और उपटन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका सौंदर्य निखर जाए। यही परंपरा उस वक्त देखने को मिलती है। और उसके पश्चात विवाह से पूर्व उनकी जो वर पक्ष की तरफ से, वधु पक्ष दोनों की तरफ से जो बिंदोरी निकाली जाती है, बंदोरी हम देखते हैं ना, तो बंदोरी के दौरान हम देखते हैं कि जो वो परंपरा अगर बात की जाए, वर की बंदोरी निकाली जाती, हाथी घोड़ों के ऊपर बंदोरी निकाली जाती। उसके अलावा जो लड़कियों की बंदोरी की बात की जाए तो लड़कियों की बंदोरी किसके ऊपर, रथ के ऊपर निकाली। आजकल तो हम देखते हैं समाज में अच्छे उदाहरण पेश हो रहे हैं, लड़कियों की बंदोरी निकाली जाती है और घोड़ी पे बैठा के हम देखते हैं, घोड़ी पे बैठा के लड़कियों की भी बंदोरी निकाली जाती है। यानी हम देखते हैं महिला पुरुष में अब असमानता धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ये समाज के लिए अच्छा उदाहरण। तो पहले ये परंपरा थी जो रथ में बैठाकर जो लड़की की बंदोरी निकाली जाती थी। और उसके पश्चात कांकड़ डोड़ा की रस्म हम देखते हैं विवाह के दौरान, तुम भी देखते हो, कांकड़ डोड़ा की रस्म करते हैं जिसमें हाथ और पैरों के जो धागे बांधे जाते हैं, ठीक है, जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए कांकड़ डोरे बांधने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। वारणा प्रथा भी हम देखते हैं, वारणा प्रथा होती है नहीं है, वो भी नकारात्मक शक्तियों के जो प्रभाव से वर वधू को बचाने के लिए जो परिवार की महिलाओं के द्वारा वारणा किया जाता है। और उसके पश्चात जो घी पिलाने की परंपरा भी रहती है, जो घी पिलाना कहते हैं जिसे, जो बान बैठता है उसी के साथ ही जो घी पिलाने की परंपरा जो हम देखते हैं, पतासे के साथ थोड़ा थोड़ा स्वजनों के साथ घी पिलाया जाता है। और विवाह के दौरान ही हम देखते हैं कि जो दोनों पक्षों की, वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, जो वर के जो पिता माता होती थी उसका भाई जो बात की जाए तो भात बढ़ने के लिए आता है। ये परंपरा हमें उस समय भी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं मायरा से आप बखूबी जानते हैं, तो ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात निकासी की बात की जाए तो निकासी जो विवाह हेतु प्रस्थान, जब जो बात की जाए वर को जो सुसज्जित वर होता था वह विवाह हेतु जो घर से प्रस्थान करता था उसे क्या कहते हैं, निकासी कहते हैं। निकासी की परंपरा हमें अभी भी देखने, वही सब तुम देखो सम्मानित इन्हीं चीज़ों का प्रयोग उस वक्त किया जाता था। और उसके पश्चात क्या होती थी, बारात रवाना हो जाती। बारात किस तरीके से जाती, पहले अगर बात की जाए वर्तमान समय की तरह जो इतना तकनीकी विकास नहीं हो पाया था, परिवहन के साधन की बात की जाए तो परिवहन के साधनों के तहत हम देखते हैं कि उस वक्त हाथी घोड़े ऊंट इनके माध्यम से बारात जाती थी। जो स्वजन उसके जाते थे विवाह करने हेतु वधु पक्ष के वहाँ, तो घोड़ों पे हमें देखने को मिलती है, हाथी पे देखने को मिलती है, बारात जाती थी, ऊँटों पे जाती थी। और जो छकटे होते हैं यानी जो ऊँट गाड़ी होती है उसे छकड़ा कहते हैं अपन, वैसे सकटों का मतलब वो ये ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी इनके माध्यम से बारात पहुँचती थी। हम देखते हैं कई बार लंबी जो बारातें जाती थी तो उनके बीच में खाने पीने का प्रबंध लेकर भी वो चलते थे। कभी कभार 2-3 दिन का जो सफ़र होता था, क्योंकि जो इन ऊँट घोड़ों और ऊँटों के माध्यम से सफ़र तेज़ गति से भी नहीं होता था। तो ये परंपरा देखनी हम देखते हैं कि विवाह के दौरान जो कई दिन जो भात दिए जाते थे, 4-4 दिन तक बारात रुकी हुई रहती थी। आजकल तो सारा बदल गया। हम देखते हैं पहले के एवज में देखोगे तुम तुलनात्मक अध्ययन करो रीति रिवाज, आजकल तो क्या होते, विवाह के दौरान 10-20 लोग ही रहते हैं और बाकी लोग जो साथ में आते हैं वो तुरंत
खा के निकल जाते हैं। तो ये पहले ये हमारी कला संस्कृति की बात है कि हम पहले जो कौन कौन से रीति रिवाज, हालांकि समय के साथ ये रीति रिवाज परिवर्तन हो गए, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले कौन कौन से रस्में और रीति रिवाज हमें विवाह से संबंधित मिलते हैं। जो मांडा पक्ष होता था, मांडा किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे भली भांति। तो विवाह ये हमारी कला संस्कृति, इसमें हमें रुचि लेनी चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये वधु पक्ष होता था, उसको मांडा कहा जाता था। और मांडे को जो बारात जब पहुंचती थी तो वर पक्ष की तरफ से जो नाई जाता था, हम देखते हैं ना वो जो छड़ी लेके जाता है और बधाई उसके द्वारा दी जाती थी कि बारात का आगमन हो चुका है, ठीक है। और बारात को रुकवा दिया जाता था, उसे जान का डेरा का, जहाँ बारात रुकती थी उसे जान का डेरा कहा जाता है। उसके पश्चात जो वर होता था वह जो वधु पक्ष के घर जाता था और वहाँ पे तोरण मारने की जो परंपरा हमें देखने को मिलती है, छड़ी और तलवार से जो तोरण मारने की परंपरा हम देखते हैं राजपूत शासकों के दौरान, बहुत ही तोरण को थोड़ा ऊपर लटका दिया, ज़्यादा ऊपर लटकाया जाता था। इस वक्त जो बालक की क्षमता को देखा जाता था। वर की अगर बात की जाए तो आजकल तो हालांकि ऐसे ये जो नामात्र की जो औपचारिकता हमें देखने को मिलती है, उस वक्त तोरण के कई उदाहरण मिलते हैं जो बहुत ऊंचा लटका दिया जाता था। तो ये तोरण की परंपरा देखने, उसके पश्चात तोरण पे जब लटका जाता है तो वधु पक्ष की तरफ से महिलाओं के द्वारा जो कामन क्रियाएं की जाती है, जिसके तहत तुम देखते हो झुंझुना दिखाना, कांच दिखाना, ऐसी हंसी ठिठोली की जाती है, ठीक है। उसके पश्चात हथलेवा, फिर हथलेवा की बात की जाए तो विवाह हेतु जो वर और वधु को बैठा दिया जाता है और उन दोनों के हाथों को ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो जिसके तहत हम देखते हैं पंडित उसके जो परिवारजनों के द्वारा हथलेवा दिलाया जाता है। उसके पश्चात विवाह की वेदी में बैठाया जाता है और अग्नि के समक्ष उनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, फेरे ले लिए जाते हैं, ठीक है। और फेरे संपन्न होने के पश्चात पंडित के द्वारा जो फेरे करवाए संपन्न होने के पश्चात हथलेवा छोड़ा दिया जाता है और जो उनके स्वजन होते हैं वधु पक्ष की तरफ से उनके द्वारा क्या दिया जाता है, उपहार और भेंट वधु और वर को दिए जाते हैं, ठीक है। विवाह संपन्न होने के पश्चात झोल बढ़ने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। झोल बढ़ने की परंपरा सामान्यतः जो लड़की का जो ससुर होता था, जो वर का पिता होता था, उसके द्वारा जो जान के डेरे तक वो जाती थी लड़की, और उसके पश्चात हम देखते हैं उसके जो झोल उसके आंचल में उसके द्वारा खूब सारी मिठाइयाँ और जो मेवे वगैरह वो डाल दिए जाते थे, उसे झोल भरने की परंपरा कहा जाता था। झोल भरने के पश्चात समटूणी भी हम देखते हैं, समटूणी जो वधु पक्ष के द्वारा की जाती थी। वधु पक्ष के द्वारा वर और वधु को जो पलंग पर बैठा दिया जाता है, उसके पश्चात जितने भी भेंट उपहार उनके द्वारा दिए जाने वो दिए जाते हैं। उसके अलावा जो जुआरी की परंपरा आज भी हम देखते हैं, जुआरी की परंपरा है नहीं, जो भेंट स्वरूप रुपए प्रदान किए जाते थे वो परंपरा भी, हालांकि हम देखते हैं कि आजकल विवाह कई जगह जटिल होते चले जा रहे हैं। और उस वक्त भी हम देखते हैं विवाह के दौरान जो दहेज नामक परंपरा है, जो एक तरीके से सामाजिक बुराई हमें देखने को मिलती है। तो ये परंपराओं के अंश तो हमें उस वक्त भी देखने को मिलते, खूब सारा जो पैसा लुटाया जाता था विवाह के नाम पे। तो उसके अलावा अब जो विवाह होने के पश्चात वर क्या करता था, अपने घर को प्रस्थान करता था। पुनः वधु पक्ष की तरफ से जो विवाह हो जाने के पश्चात वर वहाँ से घर की तरफ प्रस्थान करता था। तो जब जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुँचता तो गांव से बाहर जो कांकड़ पूजा की परंपरा देखते हैं, प्रथा देखते हैं, कभी तुम भी गए होंगे किसी के साथ बारात में, तो हम देखते हैं दूल्हे के साथ वापस आए तो उसके पश्चात क्या करता है, जो गाड़ी के नीचे नारियल दे के जो नारियल को फोड़ा जाता है, नारियल फोड़ के वो जो अपने कांकड़ पूजा करने की ये परंपरा पूर्ण की जाती है। उसके पश्चात वधु को घर में प्रवेश करवाया जाता है महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाते हुए, जिसे हम कहते हैं तो बीननी बजारना है कि नहीं, वो परंपरा भी पूर्ण की जाती थी। और उसके अलावा जो उसकी सास होती थी बहू की, वो सामा लेना, ये परंपरा थी। सामा लेना में हम देखते हैं कि जो 7 थालियाँ होती थी कांसे की, और उन थालियों को जो वर होता था वह अपने जो बात की जाए तलवार से हटाता था, जो खांडे से, उसके पश्चात उसके पीछे पीछे जो बहू उनको उठाती थी, हम आवाज़ नहीं आना ऐसी परंपरा उसमें देखते हैं, नहीं देखते। तो इस तरीके से ये परंपरा थी। उसके पश्चात जो दूल्हे की बहन होती थी, वर की बहन, उसके द्वारा जो रास्ता रोका जाता था उसे क्या कहते हैं, बाढ़ रोकना कहा जाता है। बाढ़ रोक कर उसके द्वारा जो नेक लिया जाता था, और यहाँ लड़के के द्वारा जो अपनी बहन को क्या दिया, भेंट और उपहार दिया जाता। उसके पश्चात जुआ जुई खिलाया जाता था।
दूल्हा दुल्हन को ये परंपरा आज भी हमें देखने को मिलती है। उसी परंपरा के दौरान जो उनके जो कांकड़ डोरडे होते हैं उनको यहाँ खोल दिया जाता था। तो जो फिर ये इस तरीके से जो विवाह क्या हो जाता, संपन्न हो जाता था। राजपूत काल के दौरान हमें ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, अगर किसी कारणवश कोई वर नहीं पहुंच पाता था तो उस समय में उन परिस्थितियों में जो वर की जो तलवार होती थी वो पहुंचा दी जाती थी, यानी कि खांडे के साथ फेरे लेने की परंपरा भी हमें देखने को मिलती। तो गुजरात के जो शासक है उनमें हमें ये ज़्यादा परंपरा देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो राजपूत जीवन पद्धति के तहत जो राजपूतों के रीति रिवाजों के बारे में बात की, जिसके तहत सगाई के पश्चात होने वाले विवाह के बारे में बात की। विवाह हेतु कौन कौन सी रस्में और कौन सी परंपराएं जो राजपूतों के द्वारा निभाई जाती थी। सामान्यतः हम देखेंगे आज भी समाज के अंदर इसी तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इस तरीके से जो राजपूत काल के दौरान विवाह को संपन्न किया जाता था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है, और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा उत्सुकता उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।